चैप्टर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस की। तो अगर आपने इशू ऑफ शेयर्स नहीं पढ़ा तो मैंने बोला कि आप पहले पढ़ लीजिए उसको मेरे साथ साथ। और इशू ऑफ डिबेंचर हल्का हल्का थ्योरी आनी चाहिए। जब हमने इशू ऑफ शेयर्स कराया था तो बैलेंस शीट कैसे बनती है ऑलमोस्ट सभी लोग उस क्लास में प्रेजेंट थे। बैलेंस शीट का आइडिया सभी को ही है। यहाँ हम उसी बैलेंस शीट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अब। उसके एक ही कंपोनेंट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो टॉपिक आएगा, एनीवे, सबसे पहले आप देखिएगा जरा इधर। क्योंकि हम लोगों को सीयूटी और सीबीएसई दोनों की तैयारी करनी है, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो सीबीएसई का सिलेबस है वो भी और जो सीयूटी का सिलेबस है वो भी, दोनों पे हमें ध्यान देके चलना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास एनसीआर देखिए। बाकी चैप्टर में मैंने एनसीईआरटी बिट्स नोट्स आपको दिखाए थे और ये भी एनसीईआरटी ही है हमारे सामने। आपकी जो एनसीईआरटी है वो दो हिस्सों में बटी हुई है। एक जो है उसको बोलते हैं हम लोग पार्टनरशिप, और दूसरी है कंपनी अकाउंट एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी अकाउंट और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो पहले दो चैप्टर तो इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिवेंचर दे रखे हैं एनसीईआरटी ने। तीसरा चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसी के साथ साथ फिर बाकी चीजें शुरू हो जाती हैं। आप जो टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं टीएस ग्रेवाल की उसके अंदर कैसे प्रेजेंटेशन है वो मैं दिखा देता हूँ। और फिर हम इसी के हिसाब से काम करना आगे शुरू करेंगे। तो जहां तक थ्योरेटिकल पोर्शन है वो मैं एनसीईआरटी लेके चलूंगा। टीएस ग्रेवाल से हम सिर्फ प्रैक्टिस वाला पार्ट लेके चलेंगे। और लेट अस सी हियर। देखिए अब, तो जो हम बोल रहे हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये किताब अपने आप में इसका चैप्टर 1 जिसकी शुरुआत हम आज करेंगे वो है फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है उनको हम पढ़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी में नंबर 1 आप पढ़ते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट जिसे कि बोला जाता है क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बोला जाता है। ये कब बनती है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम को बनाई जाती है, मतलब एक पर्टिकुलर डेट को बनाई जाती है, 31 मार्च को बनाई जाती है। आपने देखा होगा बैलेंस शीट, चाहे पार्टनरशिप की हो चाहे सोल प्रोप्राइटर, सभी की कब बनती है, एट पॉइंट ऑफ टाइम। बी बी पीरियड स्टेटमेंट होता है ये, जिसे बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बोला जाता है। पीरियड मतलब इट मेंटेन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए बनाया जाता है, ऐसा करके बनता है, पीरियड स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है जी। और सी जो हमारे पास आता है उसे बोलते हैं हम लोग क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आपका जो चैप्टर 1 है उसमें हम जो एक बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे वो ए और बी की पढ़ेंगे, इसकी डिटेल नहीं पढ़ेंगे। इसकी डिटेल क्यों नहीं पढ़ेंगे अभी पता चलेगा आप। फिर हमारे पास बारी आती है चैप्टर नंबर 2। वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है जी। और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की थ्योरी आती है इसके अंदर, प्योरली थ्योरी कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, उनके उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इस तरह की थ्योरी आती है। ठीक है जी। चैप्टर 2 बिल्कुल प्योर थ्योरी का ये भी प्योर थ्योरी का चैप्टर है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 3 आता है, उसमें सीक्वेंसिंग थोड़ी उल्टी पुल्टी हो सकती है। ये है टूल्स ऑफ टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। इसमें बहुत सारे टूल्स आते हैं लेकिन हम जिन दो टूल के बारे में पढ़ेंगे वो है कंपैरेटिव। वो जो दो टूल हमें जिनके बारे में पढ़ना है वो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। इसकी दो कैटेगरीज होती है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दो। इसी तरह से नंबर 2 एक और आता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। कॉमन साइज स्टेटमेंट दो तरह का आता है, वो भी स्टेटमेंट ऑफ
वो भी आपके पास बनेगा। पहले एक बैलेंस शीट बनती है, कॉमन साइज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनती है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। नंबर चैप्टर 4, ये है रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस। और चैप्टर 5 जो है आपके पास, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ऐसे तो मैंने कहा था ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में वहां ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो चैप्टर 5 है आपकी बुक का, उसमें पूरी डिटेल दे रखी है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ऐसा करके हमें करना है। और ये पूरी की पूरी बुक जो है, ये पूरी की पूरी बुक है, इसमें इसका ये पूरी की पूरी बुक जो है वो 20 मार्क्स की है आपके पास। 20 मार्क्स। पार्टनरशिप 36 मार्क्स की। 24 मार्क्स का क्या है, कंपनी अकाउंट्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू शेयर से। और ये 20 20 मार्क्स की। तो 60 और 20 80 मार्क्स का आपका पेपर बनता है। लेकिन एक और खास बात है कि जो आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है 20 नंबर का, वो प्योरली इसी पर बेस्ड है, रेशो और कैश फ्लो पे बेस्ड है। तो उस हिसाब से देखा जाए कि आउट ऑफ 100 मार्क्स, इस बुक की वेटेज 40 मार्क्स की है। अब आप सोचो कि आपने मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई के मिड तक 4.5 महीने में जाकर तो पार्टनरशिप 36 मार्क्स की पड़ी थी। और वो अभी तक पूरी नहीं हुई है बहुत लोगों की, अभी भी बैकलॉग चल रहा है। 36 नंबर इतनी मेहनत करने के बाद, और यहाँ 40 नंबर थोड़ी सी मेहनत, सिर्फ अक्टूबर के महीने में अलर्ट रहने से मिल जाएंगे आप। अच्छा, इसी पूरी बुक से आपको जो सीयूटी का पेपर आता है, उसमें 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन आते हैं ना, जो 40 क्वेश्चन, उन 40 क्वेश्चन में से 15 से 20 क्वेश्चन आ जाएंगे। 10 से 15 भी हो सकते हैं, थोड़ी रेंज ऊपर नीचे भी हो सकती है। सीयूटी में आते हैं इससे क्वेश्चन, भर भर के आते हैं। रेशो से भर के क्वेश्चन आते हैं, कैश फ्लो के आते हैं क्वेश्चन। वो ऊपर वाला इस वाले चैप्टर से आते हैं और इस वाले से भी आते हैं। हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस चैप्टर। अब क्योंकि हम इसे मोस्ट रिसेंटली कर रहे हैं, तो मैं इसकी रिवीजन नहीं कराऊंगा। इस चैप्टर को हम जैसा, इस पूरी बुक को हम ऐसा पढ़ेंगे कि ये हमारा फाइनल है, डन एंड डस्टेड वाली स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ेंगे, कोई रिवीजन इसका नहीं होगा। जैसे ये खत्म होगा, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर का मैं से जल्दी से रिवीजन ले लूंगा, फिर पार्टनरशिप का रिवीजन। ठीक है, ऐसा करके अक्टूबर का महीना हमारे लिए क्या रहेगा, टारगेट रहेगा इसे पूरा करने के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों का इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिबेंचर बैकलॉग बना हुआ है। वो बैकलॉग में ट्यूसडे थर्सडे को करवा रहा हूँ। आप आगे उसे कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं तो रिकॉर्डिंग्स तो पड़ी हैं। हो गया जी। अब आगे बढ़ते हैं। अब पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं। लिखा ना चैप्टर नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। तीन तरह के फन है। अच्छा, बचपन में आपने पढ़ा था अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के तीन कंपोनेंट होते हैं। एक which tells you state profit and loss, profitability, statement of profit and loss, which gives you financial position, balance sheet, and which tells you about flow of cash, cash flow statement। तीन चीजें होती हैं। किसी कंपनी की अगर आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे, तो जो पब्लिश्ड अकाउंटिंग रिपोर्ट्स होती हैं, उनमें एक होती है बैलेंस शीट, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और एक कैश फ्लो। तीन चीजें होती हैं। कैश फ्लो का डिटेल में हम यहाँ पढ़ लेंगे, बाकी दोनों चीजों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। इस चैप्टर में से क्वेश्चन कैसे आते हैं? 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, एक 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। जैसे हमसे पूछ ले कि भाई डिबेंचर जो है ना, 8% डिबेंचर, उसका मेन हेड और सब हेड क्या बनेगा। 8% डिबेंचर का मेन हेड बनता है नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेड बनता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ऐसा करके सिर्फ यही पूछा जाता है कि एक आइटम आपके पास है इन्वेंट्री, इसका मेन हेड सब हेड बताओ। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, इसका मेजर हेड सब हेड बताओ। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का मेन हेड और सब हेड बताओ। ठीक है, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मेन हेड और सब हेड बताओ। ये क्वेश्चन है, ये चैप्टर है बस। 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 6 आइटम दे रखे होंगे आपके पास, मेन हेड और सब हेड बताना होगा। अपनी बुक खोल के देखेंगे आपको दिख जाएगा, वैसे करके। तो इस किताब को आपने रगड़ लेना है, घिस लेना है। जैसे आपकी पार्टनरशिप या कंपनी अकाउंट बिल्कुल प्लेन कोरी चिकोरी है ना, ऐसा नहीं रखना। किताबें अगर आप पढ़ते हैं तब पता चलता है कि हाँ वाकई पढ़ी हुई है। बहुत सारी बच्चों की किताबें देखो आप, ऐसा लगता है जो अनटच्ड है। देयर बुक्स आर मेडन बुक्स, है ना, वो कब पढ़ेंगे, वो अगले साल पढ़ेंगे उसे दोबारा से। और बेटा समझिए, जितनी मेहनत करनी है वो अभी कर लीजिए। आई नो अ स्टूडेंट फ्रॉम खेतान, लास्ट ईयर की थी, उसके अच्छे खासे नंबर आए। शी गॉट एडमिशन इन लेडी श्रीराम एज वेल। लेकिन जो कोर्स वो चाहती थी, बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम या बीको ऑनर्स, वो नहीं मिला। हाँ, बीए प्रोग्राम में स्पेशलाइजेशन इकोनॉमिक्स एंड स्पेशलाइजेशन टू मोर थिंग्स मिला उसको। नाउ शी इज प्लानिंग टू टेक
कि मैं सर इम्प्रूवमेंट दे देती हूँ 12th का, फिर मैं सीयूटी दोबारा बैठूंगी। अब मैंने कहा क्यों बेवकूफ़ी कर रही हो, अपना कोर्स जो चल रहा है उसे चलाओ, लेडी श्री राम का नाम बहुत बड़ा है। और एड ऑन कोर्सेज करो, स्वयं पोर्टल है दीक्षा पोर्टल से, आपको वहां पर वहाँ ऑनलाइन कोर्सेज करिए, सर्टिफिकेशन बढ़ाते जाइए अपना ऐसा करके। तो अब वो पीछे, काश मैं थोड़ी मेहनत और कर लेती मैथ्स में, थोड़ी मेहनत और कर लेती सीयूटी में। यही तो टाइम है जब आपको मेहनत करनी है। ये टाइम मिस करोगे, यू विल रिग्रेट इन योर लाइफ, एंटायर लाइफ। मैं हर बार यही बोलता हूँ आपसे, हमेशा आप रिग्रेट करेंगे फिर। चलिए, भाषणबाजी बंद करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये रहा, बहुत सारी चीजें हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, वो आपके सामने डिस्कस करेंगे कुछ सारी बातें। एनसीईआरटी की किताबें जब आप पढ़े, ये मैं आपके क्लास ग्रुप पे डाल दूंगा चैप्टर, है ना, उनको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में रख ले। नहीं तो एनसीईआरटी की किताब खरीद ले मार्केट से। लेकिन ये जो है ना, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर, इसमें यू कैन सी 26 का रिप्रिंट है, लेटेस्ट एडिशन है ये वाला, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आओ देखें जरा। तो पहले समझते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, फिर जानने की कोशिश करेंगे कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है। और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगला चैप्टर है, जैसे बताया था ना अभी आपको, ये रहा अगला चैप्टर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की डेफिनेशन क्या होती है, उसके टूल्स क्या होते हैं, व्हाट आर द इंटरेस्टेड पार्टीज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, होते थे ना, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर, लिमिटेशंस क्या होती हैं, एडवांटेजेस क्या होती हैं, इन सब का डिस्कशन हमें यहाँ करना होता है। और यहाँ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, ये वाले कंपेरेटिव और कॉमन साइज में, 4 नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन कंपल्सरीली आपके एग्जाम में आएगा। या तो कॉमन साइज बैलेंस शीट, या कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, या कंपेरेटिव बैलेंस शीट, या कंपेरेटिव स्टेटमेंट। इतना हलवा टॉपिक है, प्लस माइनस करना होता है सिर्फ। ठीक है, 30 तक की टेबल याद कर लीजिए, तो ये चैप्टर बहुत आराम से हो जाएगा। 30 तक की टेबल, हमें 13 तक की ना आती, हम 30 की बात कर रहे हो। इट विल हेल्प यू इन सीयूटी एज वेल। इट विल हेल्प यू जब जनरल टेस्ट देंगे आप अपना एंट्रेंस एग्जाम वाला, वहां भी हेल्प करेगा। तो इससे शुरुआत करते हैं। तो देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, दे आर बेसिकली नथिंग एल्स बट फॉर्मल एनुअल, क्या होती है, रिपोर्ट्स होती हैं, जिसके थ्रू कॉर्पोरेट मैनेजमेंट कम्युनिकेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स ओनर्स एंड वेरियस अदर एक्सटर्नल पार्टीज। वो फॉर्मल एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं जिसके थ्रू कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, यानी कि कोई कंपनी और उसके मैनेजमेंट, उसके मैनेजरियल ऑफिशियल्स क्या करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। वो, और वो देखो कौन कौन हो सकते हैं वो, इन्वेस्टर हो सकते हैं, टैक्स अथॉरिटीज होती है, गवर्नमेंट होती है, एम्प्लॉयज होते हैं। ठीक है जी। और इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर बैलेंस शीट आती है, जिसको भी हमने बोला था क्या, पोजीशन स्टेटमेंट बोला था। ठीक है जी। और क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है, और तीसरा क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। अभी आपसे बोले थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक which tells you financial position, balance sheet, which tells you about profit or loss, statement of profit and loss, which tells you about inflow or outflow of cash, और कैश इक्विवेलेंट वो होता है, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाता है। थोड़ा और ऊपर चलें जरा। ये एनसीईआरटी में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसका रिवीजन नहीं कर पाऊंगा मैं, इसलिए मैं एनसीईआरटी को साथ लेके चल रहा हूँ। बाकी चीजों में तो रिवीजन करेंगे हम लोग, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी को भी लेके चलेंगे यहाँ पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर क्या होता है जी, ये बेसिकली क्या होता है, क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं, वो सारी की सारी इवेंट एंड ट्रांजेक्शन जिन्हें आप मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है जी। विच टेल्स यू अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन, विच टेल्स यू अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी, विच टेल्स द कैश इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ योर बिजनेस, उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो नेचर क्या है इसका, बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन पुट टुगेदर टू एनालाइज योर ऑर्गेनाइजेशन, योर कंपनी इन अ बेटर वे, ऐसे करके हम इसको बोल रहे हैं। ठीक है। तो नेचर जब हम बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं वो यहाँ आते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, ये रिकॉर्डेड फैक्ट्स है ना, क्या है ये, रिकॉर्डेड फैक्ट्स। अच्छा ये बताइए आप एनालिसिस उन्हीं आइटम को तो कर पाएंगे जो आपने रिकॉर्ड करा होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। याद करिए डिसोल्यूशन, यहाँ क्वेश्चन आता था आपके पास क्या, अनरिकॉर्डेड मशीनरी वर्थ ₹50,000। ठीक है, अनरिकॉर्डेड मशीनरी 50,000, और रियलाइज एट ₹70,000। तो क्या एंट्री करते थे आप, कैश या बैंक टू रियलाइजेशन 70,000 से। अच्छा क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस हुआ, पूरा 70,000 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन जब हमारे पास वो मशीनरी 50,000 की रिकॉर्डेड है बुक्स में, और फिर हम बोलते हैं कि 50,000 की मशीनरी 70 में बिकी, प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ, 20,000 का। आप एनालाइज कर पाए ना
50 की मेरे पास एसेट्स थी और 70 की बिकी है, तो मुझे 20,000 का फायदा हुआ। लेकिन जो रिकॉर्ड ही नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसको क्या एनालाइज कर पाएंगे? वो तो क्या है, सिंपल सा थंब ऑफ इम्प्रेशन आपके पास है, उतर की गई है आपकी मशीन, कितनी की थी हमें नहीं पता। तो एनालिसिस हम कर पाते हैं रिकॉर्डेड फैक्ट का, जो फैक्ट रिकॉर्ड ही नहीं है उनका एनालिसिस कैसे कर पाएंगे हम लोग? नहीं कर सकते हैं। तो ये रिकॉर्डेड फैक्ट होते हैं, ये इसका एक फीचर है। कई बार सीयूटी में क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। रिकॉर्डेड फैक्ट हो गया, अकाउंटिंग कन्वेंशन हो गया, तीन दे रखे होंगे, एक मिसिंग होगा। तो 1 2 3, 1 और 2, 1 2 3, 1 2 4, ऑल ऑफ द अबव, ऐसे करके क्वेश्चन आपने देखे होंगे, एग्जाम्स में भी आते हैं। रिकॉर्डेड फैक्ट इज फाइन। अच्छा, दूसरा क्या बोला? इट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कौन कौन सी कन्वेंशंस पर बेस्ड होता है ये बताइए? ये एक्रूवल पर बेस्ड होता है, ये बिजनेस एंटिटी पर बेस्ड होता है, ये गोइंग कंसर्न पर बेस्ड होता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन पर बेस्ड होता है। अकाउंटिंग की जितनी भी प्रिंसिपल्स आपने बचपन में पढ़े थे सारे तो लगते हैं यहाँ पर। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही तो कन्वेंशंस बोले जाते हैं। तो ये जितनी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपको दिखती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, सारी किस पर बेस्ड होती है? अकाउंटिंग की कन्वेंशंस पर बेस्ड होती है। ठीक है जी। तो अब जैसे देखिए, वैल्यूइंग एसेट्स कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, एसेट्स को आप बुक वैल्यू पे दिखाते हो, या क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट से मार्केट विच एवर इज लेस पे दिखाते हो, प्रूडेंस प्रिंसिपल फॉलो करते हो, या किसी एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, किसी को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हो, है ना? कौन सा? गोइंग कंसर्न अजम्पशन के हिसाब से बनता है। ठीक है। आप फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट और लॉस दिखाते हो, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के हिसाब से बनता है। सारे के सारे कन्वेंशन फॉलो तो होते हैं हमारे। लिखा ना, स्टेशनरी इज वैल्यूड एट कॉस्ट, या कॉस्ट एंड नॉट एट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। द यूज ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल, सिंपल एंड रियलिस्टिक। अकाउंटिंग कन्वेंशन का ये फायदा होता है। और चलें आगे जरा, ये है बड़ा भाई इंपॉर्टेंट चीज, ये पोस्टुलेट्स। ठीक है। पोस्टुलेट्स क्या चीज होती है जरा समझिए। पोस्टुलेट्स होते हैं, देयर आर सर्टेन प्री अजम्पशंस, प्रीरिक्विजिट्स। ठीक। बहुत साल पहले देयर वाज अ अवार्ड सेरेमनी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स, जिनकी अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज में 100 मार्क्स आए थे। एक, ठीक है, एक सेरेमनी थी, कॉमर्स टीचर फाउंडेशन ने करी थी। तो हमारे बच्चों के भी थे, हम भी चले गए थे वहां पर। वहाँ चीफ गेस्ट जो बुलाए गए थे, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्रिंसिपल साहब को बुलाया था, वहाँ चीफ गेस्ट थे वो, एसआरसीसी के प्रिंसिपल आए थे चीफ गेस्ट बनकर। तो जब रजिस्ट्रेशन हो गया, चाय पानी के टेबल में सारे लोग बैठे, बच्चे को भेज दिया वापस। तो हमने बोला कि, उन्होंने हमसे बोला कि आप सब टीचर्स हैं, मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमने कहा बताइए। यार आप अपने बच्चों का बेसिक्स क्लियर करके क्यों नहीं भेजते हैं? हमने कहा बेसिक किस सेंस में नहीं क्लियर करके भेजते हैं? कह रहा देखिए, आप डिबेंचर पढ़ा के भेजते हैं, सिर्फ इशू, रिडम्पशन उन्हें मालूम ही नहीं होता। जब हम उन्हें रिडम्पशन पढ़ा रहे होते हैं, उनके तोते उड़ते हैं। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ा के नहीं भेजते हैं। पार्टनरशिप में आप गार्नर वर्सेस मुरेगा रूल पढ़ा के नहीं भेजते हैं। इंसॉल्वेंसी पार्टनरशिप पढ़ा के नहीं भेजते हैं। कैश बजट आप उन्हें पढ़ाते नहीं है। ठीक है। टाइम सीरीज एनालिसिस आप उन्हें पढ़ाते नहीं है। तो हमने कहा सर हम कैसे पढ़ाएं, हमारे तो सिलेबस में नहीं है ये चीज। कह रहा देखो गैप आ गया, सीबीएसई ने इतनी सारी चीजें जो बी कॉमर्स में जरूरी होती है स्टूडेंट के लिए, वो काट दी सिलेबस से। और हम अज्यूम करके चलते हैं कि बच्चा ये पढ़ के आया है, तो हम तो आगे से पढ़ाना शुरू करते हैं उनको। अब बच्चे का बेसिक्स है नहीं, और वो आगे पढ़ना शुरू करता है फर्स्ट ईयर, जब भी वो अकाउंटिंग पढ़ता है एडवांस वाली, उसे बड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने कहा सर आप तो पोजीशन में है, आप सीबीएसई को लिखिए इस बारे में। अरे यार सीबीएसई हमारी थोड़ी सुनेगी, हमारे वाइस चांसलर की नहीं सुनती। तो गैप आ गया। तो ये उनका assumption था कि स्टूडेंट जो है ना, वो पार्टनरशिप की एडवांस चीजें पढ़ कर आए। आप देखते हैं ना, कई बार पढ़ाते समय बोलते हैं ना ग्रेजुएशन में काम आएगा। ठीक है। तो उसके बहुत पहले से मैं ये प्रैक्टिस फॉलो करता हूँ कि यार कभी ना कभी तो तुम ग्रेजुएशन में जाओगे, है ना? तुम्हें तो ये थोड़े सारे लोग घर बसाएंगे, कुछ ना कुछ तो ग्रेजुएशन करेंगे ही ना। तो उनको तब दिक्कत ना हो, वो नोट्स रेफर करें और देखें कि हाँ हमने ट्वेल्थ में ये सब चीजें पढ़ी थी। बिलीव मी, अगर आप ग्रेजुएशन करेंगे आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। पोस्टुलेट्स कहलाता है प्री रिक्विजिट्स। ठीक है जी। जैसे वो ऊपर के प्रिंसिपल्स ही है। जैसे मान ले, हम मान के चलते हैं कि बिजनेस विल बी, ऑल द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स एंड एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन द बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय फॉलोइंग पोस्टुलेट ऑफ गोइंग कंसर्न, बाय फॉलोइंग द पोस्टुलेट्स ऑफ क्या, अकाउंटिंग पीरियड, बाय फॉलोइंग पोस्टुलेट्स ऑफ बिजनेस एंटिटी।
ये बोल रहा है उसको, ये प्री अजम्पशंस है। क्या प्री अजम्पशंस है बिजनेस की, कि भाई गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है यहाँ पर, हमें मान के चल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, मनी मेजरमेंट गोइंग कंसर्न, मनी मेजरमेंट हो गया, गोइंग कंसर्न हो गया, क्या वो फॉलो नहीं करेंगे क्या आप? बताइए। अरे बिना गोइंग कंसर्न के, बिना मनी मेजरमेंट के आपकी अकाउंटिंग चालू रहेगी क्या? नहीं होगी ना। उन्हें पोस्टुलेट्स बोला जाता है। तो ये पोस्टुलेट शब्द जो है ना, जब मैं आपको रेशियो एनालिसिस पढ़ाऊंगा तब आएगा ये। और एक बार बोर्ड के कंपार्टमेंट में क्वेश्चन आया था, पोस्टुलेट्स शब्द के साथ क्वेश्चन आया था। काफी, आपने पढ़ा होगा ना बिजनेस स्टडीज में टेक्निकल जार्गन, पढ़ा किसी ने? बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन बिजनेस स्टडीज में, वहां आता है एक टर्म टेक्निकल जार्गन। ये टेक्निकल जार्गन है अकाउंटिंग का, पोस्टुलेट्स। अरे क्यों नहीं तुम बोल देते अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं? पोस्टुलेट शब्द यूज किया गया है यहाँ पे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो पहला पॉइंट क्या था आपके पास, कि ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं, रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं, एंड देयर आर सर्टेन पोस्टुलेट्स, यानी कि प्री रिक्विजिट, यानी कि अजम्पशंस है, जिसके बेस पर अकाउंटिंग चलती है। कोई भी एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया जाता है, मनी मेजरमेंट को फॉलो किया जाता है, गोइंग कंसर्न को फॉलो किया जाता है, अकाउंटिंग पीरियड को फॉलो किया जाता है, हम ये मान के चलते हैं। ऊपर कह रहे हैं कि ये फॉलो होते हैं, और यहाँ हम मान के चलते हैं कि इन अजम्पशन पे चल रहा है। आप लोगों के ऊपर नीचे दोनों सेम तो है, लेकिन ऊपर तो फॉलो, ऊपर क्या बोल रहा है कि इनको फॉलो किया जाता है, और यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ हम अज्यूम, पोस्टुलेट का मतलब था प्री रिक्विजिट, ये अजम्पशंस। हम ऊपर कह रहे हैं ये फॉलो होते हैं, नीचे हमारी अजम्पशन है ये फॉलो हो रही होंगी। नहीं फॉलो हो रही होंगी तो क्या होगा, हमारी अकाउंटिंग बनेगी। हाँ जी। ऊपर आप बोल रहे हैं कि इनको फॉलो किया जाना चाहिए, और यहाँ कह रहे हैं कि अजम्पशन है कि भैया हो रहे होंगे फॉलो। क्योंकि आप बोल दो कि सर आपने तो तीन चीजों का नाम बताया, बाकी, अरे बाकी भी तो फॉलो होंगी। 3 नंबर हो गया आपके पास, ठीक है। चौथा आपके पास आएगा यहाँ पर पर्सनल जजमेंट। क्या है ये? पर्सनल जजमेंट, पर्सनल जजमेंट, ठीक है जी। अभी कल से परसों, परसों से एक रात पहले, संडे के दिन, मैं एक यूट्यूब पे, मुझे एक पॉडकास्ट मैंने देखा। उस पॉडकास्ट में देयर वाज अ पर्सन हु वाज द चीफ ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, चेयरमैन था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, ठीक है जी। तो पहले वो क्या था, यूपीएससी का मेंबर था सिर्फ, बाद में वो चेयरमैन बन गया। तो वो एक बंदा उसका इंटरव्यू ले रहा था कि सिविल सर्विसेज के जो इंटरव्यूज होते हैं, उन इंटरव्यूज में किस किस तरह की प्रिकॉशंस एक कैंडिडेट को लेके चलना चाहिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मैंने देखना शुरू कर दिया उसको। तो उसने मुझे, उसके इंटरव्यू में एक चीज पता चली कि वो बंदा जो था ना, जब यूपीएससी का चेयरमैन था, उसके इंटरव्यू लेता था, पहले तो मेंबर था वो, फिर वो चेयरमैन बना। और अब वो क्या करता है, जो आईआईएम्स हैं उनके जो इंटरव्यूज होते हैं उनमें बैठता है, आईआईएम की फैकल्टी के, स्टूडेंट के इंटरव्यूज में बैठता है। उसने डिफरेंस बताया कि जो आईआईएम के कैंडिडेट के लिए हम क्या सेलेक्ट करते हैं, और आईएएस और आईपीएस बनाने के लिए हम क्या चीज का ध्यान रखते हैं। अगर बोलेंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, दैट्स अ वंडरफुल इंटरव्यू। तो वहां पर उसने एक बात बताई कि देर वॉज अ स्टूडेंट, ऐसी पॉडकास्ट वाले इंटरव्यू ने पूछ लिया उससे कि पर्सनल बायसनेस या पर्सनल जजमेंट कोई चीज होती है इंटरव्यू के सिलेक्शन में? उसने कहा हाँ बिल्कुल होती है। अरे जरा बताइए एग्जाम्पल के साथ। उसने बताया, अरे 2000 में, जबकि यंग ऑफिसर्स, यंग लोग जो होते थे, यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए आते थे, मतलब 28 साल की एज होती थी, सरकार ने फिर 2 साल एज बढ़ा दी, 30 कर दी। 28 ये होती लास्ट एज होती थी लास्ट ईयर। अभी स्टेट सर्विसेज में जाएंगे तो 42 की एज तक आप पीसीएस ऑफिसर बन सकते हैं, लेकिन तब 28 साल की एज में आईएएस की एंट्री बंद हो जाती थी। मेरा जो कैंडिडेट आया वो एसडीएम था, किसी में स्टेट सर्विस का था, और 28 थी, लास्ट अटेम्प्ट था उसका। तेरा व्हाट एन इंटरव्यू, वंडरफुल इंटरव्यू वाज गोइंग ऑन। तेरा उस समय पर मैं मेंबर था, चेयरमैन नहीं था बोर्ड का। तो जब सब कुछ हो गया, करा जो पूछा उसने जवाब दिया, मेच्योर पर्सनैलिटी, बढ़िया सा शानदार। तो जितने भी कैंडिडेट आए थे, सब 22, 23, 24, 25 की एज थे, वो 28 साल का था, तो उसका लास्ट चांस था। तो जब नंबर देने की बारी आई, तो हम सबने दिल खोल के नंबर दिए, लेकिन चेयरमैन साहब बोले कि नहीं भाई, इसका सिलेक्शन तो नहीं करना है। तो कह रहा बाकी सब लोगों ने तो चेयरमैन की बात मानी, लेकिन कह रहा आई पुट डाउन माई फुट। मैंने कहा भाई क्यों, क्यों नहीं देना नंबर, बताइए। कह रहा सबसे पहले देखिए कि इसके और बाकी कैंडिडेट में 3 साल की मेच्योरिटी का डिफरेंस है, ही इज हैविंग एन एडवांटेज। दूसरी चीज, ही इज ऑलरेडी एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उनके उसको पॉजिटिव नेगेटिव सब पता है, इसके पास एडवांटेज है दूसरे के मुकाबले। और तीसरी बात, ये आईएएस ऑफिसर बनेगा, जो कि अपनी सर्विस के 5 साल में वैसे वैसे ही बन जाना है, क्यों ना हम किसी दूसरे फ्रेश बंदे को चांस दें, ये तो बन ही जाएगा। ये तो, अगर कोई अब स्टेट सर्विस का बंदा होता है ना, तो 11 से 15 साल की सर्विस के बाद वो प्रमोट होकर आईएएस बन जाता है, लेकिन उनकी प्रमोशन बहुत स्लो होती है। आईएएस तो वो भी बनते हैं,
कह रहे ये तो वैसे ही बन जाएगा आईएएस, और वैसे ही लड़का चुस्त है। मैंने कहा, मतलब वो बंदा कह रहा था, कह रहा मैंने बोला कि सर हम उसे जज करें कि आज वो हमारे सामने क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या, उससे हमें क्या लेना देना। कह रहे लेकिन वो माने नहीं, और उसको एवरेज नंबर दिए इंटरव्यू में। अब कह रहा मुझे नहीं पता था कि उसका रिटर्न में कितना स्कोर था। रिटर्न और मेन मिला के आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। बट दैट वाज व्हाट शेयर एग्जांपल ऑफ पर्सनल जजमेंट। हम सब उसको हाईएस्ट मार्क्स देने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। कह रहे दूसरा एग्जाम्पल दिया। अब सिविल सर्विसेज में आपने 12th फेल देखी होगी ना, फिल्म देखी है किसी ने? 12th फेल नहीं देखी तो देख लेना बीच में जाके, इट मीन मोटिवेटिंग स्टोरी। आपने देखा ना, वो आईपीएस की तरह बाल कटवा के जाता है और जूते वूते से पहन के जाता है। तो कह रहे इंटरव्यू में एक कैंडिडेट आया, वेल बिल्ड, बढ़िया सुंदर सजीला, और हम मान के चलते हैं कि वो लेसेस वाले जूते पहन के आएंगे, लेकिन नहीं, वो चूहा बूट पहन के आया था। चूहा बूट जानते हैं किसे कहते हैं? जिनमें सीधा पैर घुसाए जाते हैं और यहाँ तक होते हैं, ऐसे वाले पहन के आया। बिल्कुल ब्राउन कलर के, कड़क कड़क, थक चलता हुआ आया कमरे के अंदर। वी वर वेरी इंप्रेस, क्या पर्सनैलिटी बंदे की। मेरा इंटरव्यू वाज एक्सीलेंट, लेकिन जब नंबर देने की बारी आई तो हम हेजिटेट से सारे, क्योंकि दैट पर्सन वाज फिट फॉर इंस्ट्रक्टर इन एनी पुलिस एकेडमी, उसे सिविल सर्विस में क्यों रखे हम? तो सिर्फ एक गलत जूते पहनने की वजह से उस बंदे को आईएएस का कैडर जो था वो नहीं मिला। ये क्या कहलाया? पर्सनल जजमेंट कहलाया। ठीक है जी। यहाँ आइए, अकाउंटिंग में पर्सनल जजमेंट कैसे काम करता है। आपने बोला कि एक आइडियल रेशो, करंट रेशो 2:1 है। ठीक है जी, आइडियल का रेशो करंट 2:1 है। लेकिन एक जो एनालिसिस करने वाला होता है, मतलब इसका मतलब होगा कि आपके पास करंट एसेट्स अगर 2 लाख रुपए की है तो करंट लायबिलिटी 1 लाख की होगी। 1 लाख की करंट लायबिलिटी पे करने के बाद भी आपके पास 1 लाख बचेगा, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, अपने डे टू डे के एक्सपेंसेस मीट कर सकते हैं, एंड यू विल अवॉइड शॉर्ट टर्म इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन। इसका पर्पज ये होता है। लेकिन दूसरा बंदा कहता है कि नहीं नहीं, ये इंडस्ट्री जो है ना, ये वर्किंग कैपिटल पे ज्यादा डिपेंडेंट है, तो यहाँ करंट रेशो में 3:1 मान के चलूंगा। अब क्योंकि इनकी 3:1 रेशो नहीं है, तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की पोजीशन इनकी अच्छी नहीं है, वो कमेंट लिख के दे देता है। हो गई गड़बड़। अब अकाउंटिंग तो साइंस नहीं है ना, यहाँ बिल्कुल स्ट्रिक्ट पैरामीटर दे रखे हो। 2:1 ही होनी चाहिए करंट रेशो, 2.5:1 भी चली जाएगी कहीं पर, कई जगह पे 1:1 भी सही हो जाती है। अब जो ज्वेलर्स वगैरह होते हैं ना, उनको तो करंट रेशो तो कोई मतलब ही नहीं, उनकी तो क्विक रेशो चलती है, क्योंकि उनके पास जितना भी स्टॉक पड़ा है वो करंट एसेट थोड़ी है। गोल्ड एंड सिल्वर इज व्हाट, कैश इक्विवेलेंट, वहां थोड़ी चलेगी 2:1 की रेशो। लेकिन कोई बंदा बोले नहीं तुम्हें 2:1 की रेशो बना के चलनी है, तो हो गई गड़बड़। तो पर्सनल जजमेंट जो होता है, यहाँ ये बहुत ज्यादा काम आता है। कब? जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तब, और जब हम उसका एनालिसिस कर रहे होते हैं तब। तो ये नेचर है इसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कि क्या, पहला किससे बोले हम लोग, रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं। दूसरा हमने क्या बोला, ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस को फॉलो करके बनाए जाते हैं। और तीसरा कुछ पोस्टुलेट्स यानी प्री अजम्पशंस होती हैं। और चौथा हमने क्या बोला यहाँ पर, कि पर्सनल जजमेंट यहाँ पर क्या होता है, लगता है काफी। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो डेफिनेशन समराइज हुई वो क्या हुई? दे आर द समराइज्ड रिपोर्ट ऑफ रिकॉर्डेड फैक्ट्स, दे आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड ऑफ लॉ। जो भी कानून की जरूरत होती है उसको लेके बनाए जाते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन होती है। ठीक है। इसी डेफिनेशन पर क्या हो जाएगा, एक सीयूटी में क्वेश्चन बन जाएगा। इसीलिए हम लाइन टू लाइन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सेम यू हैव टू डू इन बिजनेस स्टडीज। अगर आप बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं, एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़िए, मतलब ढूंढने की कोशिश करिए। और जब आप उसे पढ़ लेते हैं, कोई भी केस स्टडी की किताब उठा के देख लीजिएगा, केस स्टडीज आपसे आराम से होंगी, वरना होगी नहीं केस स्टडीज आपसे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव्स क्या है भाई? थ्योरेटिकल चीजें पढ़ रहे हैं तो अभी तो हमने बोला ना, अगली क्लास में जब हम बड़ी करेंगे तो सारा का सारा लेके चलेंगे। तो इसके अंदर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और पोटेंशियल इन्वेस्टर को चाहिए होती है। बोला ना, इंटरनल और एक्सटर्नल लोगों को चाहिए होती है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है? भाई देखो, तीन इन्फॉर्मेशन तो आपको मालूम है। एक, प्रॉफिटेबिलिटी। दो, फाइनेंशियल पोजीशन। तीसरा क्या? कैश फ्लो। तीन इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ना आपको, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ अ बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक रिसोर्सेज मतलब आपकी एसेट्स, ऑब्लिगेशन मतलब आपकी लायबिलिटीज। तो क्या चीज होती है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने की जरूरत पड़ती है, ये ऑब्जेक्टिव है उसका। दूसरा, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। दूसरी इंफॉर्मेशन ये चाहिए होती है आपको। ठीक है। और तीसरी इंफॉर्मेशन क्या चाहिए होती है आपको? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लोस। भाई ये अभी हमने इसका डिस्कशन किया था ना आपको, 1 2 3, बिल्कुल वही है, उसी को बात कर रहे हैं हम यहाँ पर।
अच्छा, कुछ लोगों को लगता है ना कि बिजनेस स्टडीज पहाड़ है, परेशानी है। बिजनेस स्टडीज भी उतना ही सिस्टमेटिक सब्जेक्ट है, उतना ही लॉजिक बेस्ड सब्जेक्ट है, लेकिन लोग पढ़ते नहीं है लॉजिक के साथ उसे, इसलिए परेशानी होती है। कभी मौका मिलेगा ना रिवीजन खत्म करने के बाद तो मुझे बताना, मैं एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट एक चैप्टर आपको पढ़ा के दिखाऊंगा कि लॉजिकली कैसे पढ़ते हैं। बिलीव करिएगा मेरी बात को, उसको पढ़ने के बाद आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी। वो देखेंगे, लेकिन पहले, लेकिन उसका, उसके लिए आप लोगों के ऊपर क्या है कि आप लोग पहले अक्टूबर तक ये सिलेबस खत्म करें। अच्छा, नंबर नेक्स्ट। अब तो तीन तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो ही गए हमारे पास। चौथा पॉइंट आपके पास क्या है? जज इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कितना इफेक्टिव है कैसे पता चलेगा? यू हैव स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन एंड यू हैव अ गुड प्रॉफिटेबिलिटी एंड यू हैव अ ग्रेट फ्लो ऑफ कैश। कैश फ्लो अगर आपका अच्छा है तो मानी जाए कि एफिशिएंसी होती है। उसमें मिलेगा कुछ, नहीं मिलेंगे, लेकिन हम तो इसे फॉलो करके चलेंगे। मैंने बोला ना, थ्योरी तो हमें यहीं से देख के चलनी है। सीबीएसई की मार्किंग स्कीम इसी के साथ बनती है, टीएस रिवाल से नहीं बनती है, ना टीके गोयल से बनती है, इससे बनती है। इसीलिए इंफॉर्मेशन अबाउट एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस अफेक्टिंग द सोसाइटी, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है। अच्छा, कभी कोई इस्कॉन टेम्पल की तरफ गया नोएडा में? है ना? ऊपर क्या है? फ्लाईओवर टाइप का बना हुआ, ऊपर वो क्या बोलते हैं उसको? ओवरफुट, मतलब ओवर ब्रिज बोलते हैं उसको तो, क्या बोलते हैं उसको? फ्लाईओवर बोलते हैं ना? फ्लाईओवर तो छोटा होता है, वो तो ऊपर बड़ा लंबा रास्ता है। एलिवेटेड रोड बोलते हैं उसको। बाईपास अलग चीज होती है। एलिवेटेड रोड जो होती है, तो कहाँ से शुरू होती है? विश्व भारती से शुरू होती है, कहाँ जाती है? सेक्टर 62 तक जाती है। ऊपर चलेंगे तो, नीचे चलेंगे तो क्या होगा? नीचे चलेंगे तो आप देखना शुरू करेंगे, जैसे जैसे आप इस्कॉन टेम्पल की तरफ चलते जाएंगे, श्री कृष्ण की लीलाएं आपको दिखाई देंगी, पेंटेड हो रखी है ब्यूटीफुली। ठीक है? अभी किसने करा? नोएडा अथॉरिटी के पास इतना पैसा है क्या कि श्री कृष्ण की लीलाएं पेंट करे? नहीं। इट इज बेसिकली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी, सीएसआर एक्टिविटी है किसकी? एचसीएल, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। शिव नाडर स्कूल वाले जो है ना, उनकी, उनके मालिक की। ठीक है? आ, एक है रोशनी नाडार म्यूजियम ऑफ आर्ट्स, वहां के कलाकार बनाते हैं इसको। तो नोएडा अथॉरिटी को ये लोग अप्रोच करते हैं, लुक वी हैव अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, 1% होता है उनके टर्नओवर का, हम उसे यूज करना है। तो नोएडा अथॉरिटी वाले बोलते हैं चलो यहाँ से वहां तक क्या कर दो, बढ़िया बना दो। कभी लोधी रोड की तरफ जाइए, साईं बाबा मंदिर की तरफ, वहां जाके देखेंगे आप तो, जितनी भी बैरिकेड्स बने हुए हैं, अ, वो सड़क के बीच में जो डिवाइडर बने हुए हैं, बहुत सुंदर रेलिंग लगी हुई है। वो रेलिंग है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने डोनेट कर रखी है। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के होते हैं। स्वच्छ सुंदर नोएडा दिखा ना, चारों तरफ दीवारों में पेंटिंग हो रही है, ये पेंटिंग भी एचसीएल वालों ने करवा रखी है। मतलब स्वच्छता में नंबर 1 आ जाता है नोएडा, ऐसा करके। इंफॉर्मेशन अबाउट एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस अफेक्टिंग द सोसाइटी, एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन के लिए क्या कर रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज को संभालने के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है, और समाज को देने के लिए क्या एक्टिविटी करते हैं, सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है। ये ऑब्जेक्टिव होता है उसका। आगे, डिस्क्लोजेज अकाउंटिंग पॉलिसीज, कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज आप फॉलो कर रहे हैं, ये जो नोट्स ऑफ अकाउंट्स होता है ना, उसके अंदर सारी डिटेल दिखती है आप। ये चीजें हम लोग इसको लेके चलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से आएंगे जरा देखिए। कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल 3 है। और शेड्यूल 3 में भी क्या आता है यहाँ पर? ये पार्ट 1 आता है। पार्ट 1, पार्ट 1 बोलता है बैलेंस शीट, पार्ट 2 बोलता है क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और पार्ट 3 के बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। ध्यान रखना है इसका, अभी आगे पढ़ने को मिलेगा आपको। तो आपने देखा होगा ज्यादातर टाइम पे हम पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं, फिर बैलेंस शीट पढ़ते हैं, फिर नोट्स पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ पहले क्या दिख रहा है? बैलेंस शीट, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। इसीलिए क्योंकि पार्ट 1 में क्रोनोलॉजिकली पहले क्या दिखती है? बैलेंस शीट दिखती है। पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, पार्ट 3 में नोट्स टू अकाउंट दिखता है। ठीक है जी, नोट्स टू अकाउंट्स। और आप लोगों को ध्यान होगा, आपके यहाँ डिबेंचर का क्वेश्चन आया होगा, तो उसमें आया था, आया था कंसिडरेशन अदर देन कैश। और मैं बोलूँ तो 75% लोगों ने नहीं करा उसको, नहीं करा, नोट्स अकाउंट्स नहीं बनाया, नहीं बनाया। और जबकि नोट्स में बिल्कुल वही बना के दे रखा था क्वेश्चन, जो आपको नोट्स प्रिंटेड करके दिए गए थे उसमें, और कहा था कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। और जिनके स्कूल में अभी आगे एग्जाम होगा ना, इशू ऑफ डिबेंचर, उनके स्कूल में बोल रहा हूँ आएगा, बोर्ड में भी आएगा, अभी बोल रहा हूँ आएगा वो क्वेश्चन।
नहीं। चलिए, क्या मैंने नोट्स दिए थे इशू डिवेंचर्स के आप लोगों को? चलो अगली क्लास में आई गिव। अच्छा, बिफोर आई गो टू द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर जाने से पहले आओ जरा एक छोटी सी चीज को ध्यान रख लेते हैं। ये मुझे बताइए, शेयर्स जो होते हैं, शेयर्स कल की क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था। शेयर्स जो होते हैं किसी कंपनी के लिए, क्या होते हैं बताइए? शेयर्स किसी कंपनी के लिए एसेट्स होते हैं या लायबिलिटीज होते हैं? ठीक है जी, क्या होते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अभी देखते हैं। क्या होता है बताइए? जय हो गांधी बाबा की। दिख रहा है आपको कितना बड़ा नोट है ना? अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है ना? महीने का गुटखा खर्चा निकल जाता है भाई का। ऐसे तीन मिल जाए तो वेब का खर्चा निकल जाएगा। मैंने एक दिन क्लास में मैंने बोला कि एक बच्चे के कंधे पे हाथ रख के बोला, मैंने कहा यार धुआं वुआं मत उड़ाया करो। कह रहे सर क्या बात करते हो? मैंने कहा 3-4 हजार तो खर्च हो जाते हैं। कह रहे सर 1700 रुपये खर्च होते हैं सर। सिर्फ 1700 रुपये खर्च होते हैं। सर आप इतना महंगा बना रहे हो? फिर उसको समझ में आया क्या बोल दिया। नहीं सर वो तो मेरे दोस्त मुझे बताते हैं इसलिए। मैंने कहा धुआं भी उड़ाते हो, शरीर भी खोखला करते हो, पैसा भी खर्च करते हो, 3-4 हजार खर्च करते हो। ऐसा 1500-1700 रुपये लगता है। 3 गांधी बाबा वही तैयार, किसी फ्लेवर में ले लो, है ना? अच्छा ये बताइए मुझे आप, ये जो करेंसी नोट है कौन इश्यू कर रहा है? आरबीआई। नीचे क्या लिखा है? जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं दिख रहा है उनको? नीचे क्या लिखा है बताइए? कैमरे में तो बहुत सुंदर दिख रहा है यार। यस सर, दिख ध्रुव रहा बताइए, ये मान्य? है। यस सर। क्या लिखा है नीचे नीचे नीचे, ये क्या लिखा है? गारंटी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ की? पाकिस्तान की, है ना? नहीं, इंडिया इंडिया की। की। इंडिया की। पाकिस्तान वाली में मोहम्मद अली जिन्ना जी की फोटो होती है इस जगह पे। कायदे आजम फोटो होती है। चलो यहाँ देख लेते हैं। तो क्या है कि ये, अब ये जो करेंसी नोट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एसेट्स है या लायबिलिटी? आप बताइए जरा, है? कैसे पता चला? आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। आई प्रॉमिस टू पे। मैं प्रॉमिस टू पे मतलब होता है ना, ऑनर्ड अवर ओन एक्सेप्टेंस। हमारी एक्सेप्टेंस क्या कहलाती है? आई प्रॉमिस टू पे। ये प्रोमिसरी नोट्स होता है, ये प्रोमिसरी नोट है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बचपन में पढ़ा होगा। तो ये बिल्स पेबल है। बिल्स पेबल इज अ लायबिलिटी। तो करेंसी नोट जब किसी देश के लिए लायबिलिटी होते हैं, तो शेयर्स किसी कंपनी के लिए एसेट्स कैसे हो सकते हैं? बताइए मुझे। सरकार जब करेंसी नोट इश्यू कर रही है तो उसके लिए लायबिलिटी है। तो किसी कंपनी के लिए शेयर इश्यू जो होते हैं वो एसेट्स कैसे हो सकती है? लायबिलिटी है। हाँ, अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे तो वो एसेट्स कहलाएगी। यहीं से डिफरेंस अराइज होता है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदेंगे वो इन्वेस्टिंग कहलाएगा। लेकिन जब आप अपनी कंपनी के शेयर इश्यू करोगे तो वो फाइनेंसिंग कहलाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट को टच कर रहे हैं अभी हम। तो करेंसी नोट किसी देश के लिए क्या होती है? लायबिलिटी होते हैं। तो जब हम छोटे छोटे होते थे, हम बोलते थे कभी हम बड़े हो गए तो नोट छापेंगे, सारे देश की गरीबी दूर हो जाएगी। तो आप बताइए, नोट छापने से गरीबी दूर होगी? नहीं, दरिद्रता बढ़ती है। अब बताता हूँ कैसे। सोचिए, आपके देश में 10 लाख करोड़ के 10 लाख करोड़ के आपके पास मान लो करेंसी नोट चल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके देश में जितने भी मॉनेटरी कैपिटल एसेट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उन सब की वैल्यू कितनी है? 10 लाख करोड़ करोड़ रुपया है। सरकार ने क्या कर दिया? 5 लाख करोड़ के नोट और छाप दिए। अब क्या हुआ? रिसोर्सेज तो उतने ही है, लेकिन उनकी वैल्यू क्या होगी अब? 15 लाख करोड़ रुपया बन गई। इसीलिए, वरना कितना बढ़िया था। हम बोलते पाकिस्तान के आईएसआई को, छापता जा देता जा, छापता जा देता जा।
अभी मैंने देखा था पाकिस्तान में कबाड़ी वाला जो बंदा था, दो लड़के कबाड़ी वाले रिक्शे वाले, इंडिया के 500-500 के करेंसी के पुराने नोट बोल रहे हैं, अरे भाईजान ले लो, भाईजान ले लो, ऐसे ऐसे यूं कर रहे हैं। देयर वाज अ वीडियो ऑन यूट्यूब, आई देखा, आई सीन दैट। एक दूसरा वाला कहता है इतने गड्डियां लेके घूम रहे हैं वो कबाड़ी वाले बच्चे पाकिस्तान में, कूड़ो बीनने वाले बच्चे। अब वो एक जर्नलिस्ट कहता है, अरे भाई साहब एक दो मुझे भी दे दो। करा ले काके गड्डी ले तू, दो गड्डी पकड़ा दी उसको। देख कितने अमीर, ऐसे छोटे रिक्शे में बच्चे ऐसे घुमा रहे हैं। टाइम नहीं है वरना मैं तुम्हें दिखाता वीडियो अभी। ठीक है, ऐसा करके था। एनीवे, मैं खुद देख लेना। तो शेयर जो होते हैं वो किसी कंपनी के लिए क्या कहलाएंगे? शेयर किसी कंपनी के लिए क्या होते हैं? लायबिलिटीज होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, उन्हें कहाँ दिखाया जाना चाहिए? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में उनको दिखाया जाना चाहिए। ठीक है, चलो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। अब आप देख रहे हैं ये बैलेंस शीट आपके पास आई, शेड्यूल 3 पार्ट 1, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनती है ये भी आपको जानना जरूरी है। और इसके दो हिस्से बनते हैं, एक को हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग? एसेट्स बोलते हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज जानिए जरा। आप जानते हैं ना एसेट्स हमारे पास होती हैं, एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल प्लस क्या होता है? लायबिलिटीज। मैं, मेरे बाल सर के इतने सफेद तुम लोगों के बैच के साथ हुए जितना किसी के साथ नहीं हुआ। गुडविल पढ़ाते पढ़ाते थक गया, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली जाती है, लेकिन लोगों को क्या पता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब आप मुझे बताइए, ये टोटल एसेट्स होती हैं, इनकी दो कैटेगरीज होती हैं क्या? नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। ये दो कैटेगरीज के होते हैं क्या? नॉन करंट लायबिलिटीज और क्या? करंट लायबिलिटीज। ठीक। हमने जब आपको बोला पार्टनरशिप में, तो कैपिटल एम्प्लॉयड वो क्या होगा? सिर्फ यही वाला पोर्शन होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। दिस इज द कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल ऑफ एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट एसेट जिसे बोलते थे डिबेंचर वाले चैप्टर में, टोटल ऑफ एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी, इसको बोलते हैं हम क्या चीज? जब हम किसकी बात कर रहे हैं? जब हम कर रहे हैं किसकी? पार्टनरशिप की, कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन जब हम कंपनी की बात करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा? वो होगा ओनर्स कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, दोनों होगा ये। मतलब कंपनी के केस में कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने का तरीका बदल जाएगा। टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करोगे, क्या निकल आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे पार्टनरशिप की, तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा? सिर्फ कैपिटल होगा। और ये सिर्फ कैपिटल नहीं होती है, इसे कंपनी में हम बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। जैसे मैंने आपको गुडविल में बताया था कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का करंट अकाउंट, सारे फ्री रिजर्व्स, सारे सरप्लस, माइनस कर दिया ओल्ड गुडविल, माइनस कर दिया नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, माइनस कर दिया फिक्टिशियस एसेट्स, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस वगैरह। तो क्या निकल कर आती थी? कैपिटल एम्प्लॉयड। बिल्कुल ऐसा यहाँ पर भी होता है। तो आप देखेंगे इधर जरा, ये देखिए, ये जो शेयर होल्डर फंड हम शब्द यूज कर रहे हैं, वो क्या चीज है? वो कुछ नहीं है, वो ये हिस्से की बात कर रहे हैं, इस वाले हिस्से की बात कर, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन। ये है शेयर होल्डर फंड, which represents money contributed by owners into the business in case of a company। तो अब ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसी का तो यूज होना है रेशियो एनालिसिस। ये जो हम पढ़ रहे हैं इसी का तो इस्तेमाल होना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे स्कूल्स के टीचर क्या करते हैं, ना उन्होंने पार्टनरशिप पढ़ाई, ना उन्होंने कंपनी पढ़ाई, सीधा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा दिया। पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं। चलिए देखिए, एक बार को तो समझ में आता है कि पार्टनरशिप पढ़ाए बिना सीधा कंपनी अकाउंट से पढ़ाना शुरू कर दिया। तो आपने जब इशू शेयर, इशू डिवेंचर पढ़ रखा है, तो आपके लिए एनालिसिस पढ़ना आसान हो जाएगा। लेकिन सोचो अगर आपने ना पार्टनरशिप पढ़ी, ना इशू शेयर्स पढ़ा, ना इशू डिवेंचर पढ़ा, और सीधा एनालिसिस पे चले आए, तो क्या होता है स्कूलों में? ये बोलकर कि प्रोजेक्ट बना लेंगे। बताओ कितने लोगों की प्रोजेक्ट फाइल आप में से तैयार है अभी तक? ठीक है, पूरी चकाचक चेक हो चुकी है। ठीक है, क्या क्या चीज थी उसमें? उन्हें पता नहीं है उन्हें कुछ भी क्या था। मेरा भी आधा ही हुआ है। हाँ, और तुमने कैसे, तुम्हें पता है क्या लिखा है तुमने उसके अंदर? वो एनालिसिस, उसका कंपैरेटिव कॉमन साइज वही तक करा है। हाँ, हो गया ना, लेकिन क्या पर्पस था? कुछ समझ में आता है पढ़ के उसको? क्योंकि हम चैप्टर नहीं पढ़े हैं। ठीक है? लेकिन हम अपने छोटे स्कूल में क्या करते हैं? हम बोलते हैं, अक्टूबर में बोलते हैं बेटा अब बनाओ फाइल, अब तुमने पढ़ लिया है। ऐसे करके चलता है। नो, शुरू नहीं करी अभी तक हमने। हमें मालूम है तो, वी आर वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली पीपल। हम अपने बच्चों पर दूसरों के थ्रू आंच नहीं आने देते, जरा सी भी नहीं आने देते। हाँ,
बांट देते हैं। आओ देखें। तो शेयर होल्डर फंड जो आएगा उसके अंदर क्या क्या चीज आएंगी? शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व सरप्लस। अब सब लोग जानते हैं रिजर्व किसको कहते हैं, सरप्लस किसे कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस वो। और ये मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स है, इसके बारे में हम लोग अभी बात। तो शेयर कैपिटल क्या होता है डिटेल में पढ़ेंगे, रिजर्व सरप्लस क्या होता है डिटेल में पढ़ेंगे। भाई देखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी जाता था यहाँ पर, और कैपिटल रिजर्व भी जाता था। याद है शेयर फॉरफीचर का एक्सेस पैसा कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व बोल के चला जाएगा, वैसा भी होता था। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर। हाँ जी बेटा। डिविडेंड आपकी बैलेंस शीट में कैसे आएगा? डिविडेंड तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में जाएगा। अंडरस्टैंड वन थिंग, डिविडेंड अगर आपको मिला, डिविडेंड अगर आपको मिलता है तो आपकी इनकम है ना, वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वो तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में दिखेगी। और अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो वो फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की कैटेगरी में जाएगा। वो बाद में पढ़ेंगे ना, अभी काम तो शुरू हुआ है। सरप्लस इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिविडेंड मतलब पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच यू केप्ट असाइड फॉर योर शेयर होल्डर। अरे सरप्लस जो होता है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, जब बांटना नहीं चाह रहे हैं। और डिविडेंड वो होता है जिससे बांटना चाहते हैं प्रॉफिट का पार्ट, जिस पर आपने किसी का नाम लिख दिया। मान लो आपको 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, आपने 50 लाख पर नाम चिपका दिया डिविडेंड का, और 50 लाख बोल दिया ये अपने पास रखेंगे, रिटेन अर्निंग है, ग्रोथ, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन में काम आएगा। तो डिविडेंड तो डिक्लेयर वाले से दिया जाएगा ना। पढ़ेंगे इसके बारे में भी बाद में डिटेल में, डिविडेंड विल स्टडी अबाउट लेट। तो अभी बैलेंस शीट के बाकी कंपोनेंट में आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगली क्लास में जो हम कंबाइन करेंगे, अब कंबाइन क्लासेस कल परसों 2 दिन कंबाइन क्लास करेंगे, वो मैं बता देता हूँ अभी। कंबाइन क्लास में करेंगे इसको, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा फिर। ठीक है, तो चैप्टर 1 2 3 हमारे पूरे हो जाएंगे। टाइमिंग में अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ, लेकिन पहले इस क्लास को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं।